जब इंसान अंतरिक्ष में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ तारे और ग्रह नहीं मिले, बल्कि एक नई दुनिया की पुकार सुनाई दी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक रहस्यमय सिग्नल मिला, जिसमें एक ग्रह के मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स थे। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत के बाद यह तय किया कि यह सिग्नल किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया था, लेकिन वहां जाने की तकनीक उनके पास नहीं थी। इसी कारण भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जो प्रकाश की गति के 25% तक यात्रा कर सकता था, और एक विशेष मिशन दल गठित किया गया जिसमें कैप्टन आर्यन सिंह, डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर, इगोर रोमानोव, डॉक्टर ली वेन और सुरक्षा दल में 5 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे। इस दल ने अंतरिक्ष में एक अनजान ग्रह की यात्रा शुरू की, और आखिरकार जब वे उस रहस्यमय ग्रह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह लगभग पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा और एक विशाल तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। तो इस प्रकार एक रहस्यमय ग्रह, अज्ञात संकेत और एक ऐसी सभ्यता जो विनाश के कागार पर थी, मानव वहां पहुंचे जहां उन्होंने हथियार बनाए और युद्ध में कूद पड़े। लेकिन क्या यह एक बस सीधी लड़ाई थी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या मानव इस युद्ध को जीत पाएंगे, या फिर अंतरिक्ष में कोई और ताकत उनके खिलाफ खड़ी हो रही है? इस ग्रह की असली सच्चाई क्या है? इंटरस्टेलर वार की असल कहानी तो अब शुरू होगी, हालांकि इसमें असली दुश्मन का अभी आना बाकी है। आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल, जहां हम रहस्यों से भरी स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज हर हफ्ते प्रस्तुत करते हैं। कई वर्षों की यात्रा के बाद मानव इस एलियन अर्थ पर पहुंच तो चुके थे। उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को भी भांप लिया था, और वो इस इंटरस्टेलर युद्ध में एलियन ह्यूमन का साथ देने के लिए भी राजी हो गए थे। पर उन्होंने इस बात की अनुभूति की थी कि ये युद्ध इस ग्रह पर मौजूद तकनीक और हथियार से नहीं लड़ा जा सकता था। इसके लिए हथियार और नए तकनीकों के नए जत्थे के निर्माण करने की सख्त जरूरत थी। कुछ ऐसा जो आज तक यहाँ किसी सभ्यता ने विकसित ना किया हो, कुछ ऐसा जो आज तक उन विशालकाय समुद्री दानवों ने भी नहीं देखा हो, और कुछ ऐसा जो इस युद्ध को पूरी तरह समाप्त ही कर दे और इंसानों को विजयी बनाए। ह्यूमंस को ऐसे किसी एस्ट्रोवर्स ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, पर आखिर यह ब्रह्मास्त्र क्या हो सकता था? कैप्टन आर्यन सिंह ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि हमें अत्याधुनिक हथियार विकसित करने होंगे, और इसके बाद कई महीनों के लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद इंसानों ने एलियन ह्यूमंस के साथ मिलकर अपनी फ्यूजन तकनीक, उन्नत धातु विज्ञान और बायोलॉजिकल रिसर्च को मिलाकर एक नई श्रेणी के हथियार बनाए। और ये हथियार कुछ इस प्रकार थे: सोनिक वेव ब्लास्टर्स, जो समुद्री दैत्यों के मस्तिष्क में एक भयंकर कंपन पैदा कर सकते थे; प्लाज्मा कैनन्स, जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले तोप थे और पानी के अंदर भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे; एक्वा माइंस, जो गहराई में छिपकर फटने वाले विस्फोटक थे जो दैत्यों की गति को धीमा कर हमेशा के लिए रोक सकते थे; और एक्सोसूट्स, ऐसे सूट्स थे जो सैनिकों को पानी के अंदर भी तेजी से मूव करने की क्षमता दे सकते थे। वहीं इसके अलावा डॉक्टर ली वेन ने समुद्री जीवों की संरचना को समझने के लिए उनके डीएनए का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इन दैत्यों की त्वचा बेहद कठोर थी, लेकिन ध्वनि तरंगों और उच्च ऊर्जा लेजर्स से कमजोर की जा सकती थी, और वो इसी कमजोर नस पर हमला बोल सकते थे। और इसलिए इगोर रोमानोव ने तुरंत उन हथियारों का प्रोटोटाइप तैयार करना शुरू किया।
जबकि डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर ने ग्रह की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चुने जहां से समुद्री दैत्यों पर हमला किया जा सकता था। हथियारों का जत्था तैयार था। टीम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। तकरीबन 1 लाख एलियंस ह्यूमंस को लीड करने के लिए धरती से आए कुछ ह्यूमंस तत्पर थे। इस ग्रह के निवासी पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था और अब बारी थी युद्ध क्षेत्र में हुंकार भरने की। 1 लाख की सेना और अपने चंद दर्जन सेनापति अत्याधुनिक हथियारों से लैस अब समुद्र के तट पर तैनात हो चुके थे। पर सामने अभी कोई भी हलचल नहीं थी। शायद यह किसी तूफान से पहले की शांति थी और आखिर में हुआ वही भी। इस सन्नाटे से भरे समंदर में अचानक एक ऐसी हलचल हुई जिससे पूरे समंदर का पानी हिल उठा। पानी में एक विशाल लहर उठी और उसके भीतर से एक टाइटन बीस्ट उग्र होकर उभरने लगा। टाइटन बीस्ट ये कोई साधारण जीव नहीं थे। ये महासागर के सदियों पुराने राजा थे। उनके आकार की कोई सीमा नहीं थी, उनकी शक्ति की कोई परख नहीं थी और उनकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। ये किसी गगनचुंबी इमारत जितने बड़े थे और इनकी आवाज मानो किसी फाइटर जेट की आवाज की तरह तीखी और तेज थी। जैसे ही यह बाहर आया, इसने अपनी चीख से सैनिकों के कान के चादर फाड़ने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो 200 मीटर लंबा काली कटहल जैसी त्वचा वाला बीट्स बाहर आया, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थी। उसकी चमड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी पारंपरिक हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पर फिर भी सेना कमांडर ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और इस आदेश के साथ ही प्लाज्मा कैनन यानी कि प्लाज्मा तोप से आग बरसने लगी। हरे नीले रंग की प्लाज्मा ऊर्जा जल के अंदर भी चमक रही थी। जैसे ही गोलियां दैत्य के शरीर से टकराई, उसकी त्वचा पर जलन के गहरे निशान पड़ने लगे। लेकिन दैत्य ने अपनी भीमकाय पूंछ से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पूरा क्षेत्र कपकपा उठा। सैनिकों की पंक्तियां बिखर गई, कुछ संतुलन खोकर पानी में गिर पड़े। कुछ सैनिकों को तो इतनी जोरदार झटका लगा कि वे दूर जाकर गिरे और उनके एक्सोसूट से डैमेज हो गए। उनका पहला हमला अब बेकार होता हुआ नजर आ रहा था और इसलिए डॉक्टर ली वैन स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये बीस्ट्स पानी के अंदर हद से ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्हें नष्ट करने के लिए अब कुछ और घातक करने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने डिवाइस में एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सक्रिय किया और अब बारी थी सोनिक वेव ब्लास्टर्स को इस्तेमाल में लाने की। जैसे ही यह हथियार एक्टिव हुआ, इसके अंदर मौजूद ऊर्जा से भरे साउंड वेव जनरेटर सक्रिय हो गए, जिससे एक भयंकर बजिंग साउंड की उत्पत्ति हुई और एक अति उच्च ध्वनि महासागर में गूंज उठी। यह ध्वनि इंसानों के लिए परेशानी की सबब नहीं थी, लेकिन राक्षसों के लिए यह मौत की घंटी थी। इसके एक्टिव होते और हमला बोलते ही वो बीट्स दर्द से चीखने लगा, मानो इस साउंड फ्रीक्वेंसी से उसके स्किन पर लहरें सी दौड़ने लगी हों और उसका शरीर एक अनजानी पीड़ा से कर्राह उठा हो। पर समुद्र तट पर मौजूद टीम ने अभी भी हमला नहीं रोका। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बीस्ट उन फ्रीक्वेंसीज से परेशान हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें इससे उबरने का मौका न देते हुए तीसरे हथियार से हमले की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें अब बारी थी एक्वा माइंस को एक्टिवेट करने की। जी हाँ, एक्वा माइंस यानी कि समुद्र के अंदर बिछाई गई विस्फोटक। समुद्र की गहराई में छिपी हुई खदानें सक्रिय हो गई और एक एक करके हर तरफ धमाके होने लगे, मानो अचानक से समंदर के सतह पर भूचाल आ गया हो। और इस लगातार विस्फोट से धीरे धीरे पानी का रंग लाल होने लगा। दरअसल इन लगातार हमलों में एक अंततः विशालकाय दैत्य चीखता हुआ गिर पड़ा था। उसका शरीर अधजला हुआ लहूलुहान हो चुका था।
ये एलियंस ह्यूमंस के इतिहास में पहली बार था जब उन्होंने ऐसे किसी एक दानव को मार गिराया था, और यही देखकर वहां मौजूद सारे सैनिक खुशी से झूम उठे। हम जीत रहे हैं, हमारी धरती वापस से हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन तभी उनकी खुशी को मानो ग्रहण लग गया। एक बीस्ट को तो उन्होंने मार गिराया था, पर इसके बावजूद बाकी बीस्ट पीछे नहीं हट रहे थे। लोगों का अनुमान गलत था। यह बीस्ट डर के भागने वालों में से नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो ये भी इन एलियन ह्यूमंस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें उनके साथी मारे तो गए थे पर वे सिर्फ गिने चुने थे। अब महासागर में हलचलें तेज हो गई थी। तभी एक सैनिक ने चिल्लाते हुए बोला, कैप्टन, कुछ बड़ा आ रहा है। और इससे पहले कि सैनिक कुछ सोच पाते, उन्हें एक और दैत्य पहले से दोगुना बड़ा अपने सामने समुंदर से करवट लेता हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पिछले हमलों के भी घाव दिख रहे थे, लेकिन उन पर एक जैविक परत चढ़ी हुई थी, यानी कि उनकी त्वचा पुनर्जीवित हो रही थी। यह देख डॉक्टर कार्टर हक्का बक्का रह गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये बीस्ट खुद को ठीक कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बताया कि अगर उन्हें इस बीस्ट को रोकना है तो उन्हें मिलकर इसकी पुनर्जीवित करने की शक्ति को रोकना होगा। पर ऐसा होता कैसे? अब इंसानों के पास एक ही विकल्प बचा था, पूर्ण शक्ति से हमला। कैप्टन ने तुरंत अपने सैनिकों को फ्यूजन मिसाइल तैयार करने की सूचना दी, और इगोर रोमानोव की मदद से उन्होंने तुरंत अपने फ्यूजन टैंक से कनेक्शन किया और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। 3, 2, 1 फायर। आकाश से लाल नीली चमकदार मिसाइलें महासागर में गिरने लगी। हर तरफ बस धमाका ही धमाका नजर आ रहा था। जहां देखो वहां समंदर में भयंकर विस्फोट होने लगे थे, और जैसे ही आखिरी मिसाइल गिरी, महासागर का रंग और भी गहरा लाल हो चुका था। इस ताबड़तोड़ हमले से बचे हुए टाइटन बीस्ट्स भागने लगे, और अंततः इस ग्रह के लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने पहली बार इन राक्षसों को पीछे हटते हुए देखा था, और शायद पहली बार वो खुद को जीतता हुआ देख रहे थे। जहां वो मैदान छोड़ के भागने के बजाय उन भयंकर दानवों को समुद्र छोड़कर भागते हुए देख रहे थे, उन्हें अब जीत की खुशबू आने लगी थी। पर तभी कैप्टन आर्यन ने अपने आसपास कुछ गड़बड़ महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो यहां कुछ गलत होने वाला था, और इसलिए वो तुरंत भागते हुए स्कैनर के पास गए और उन्होंने उस पर नजर डाली। और स्कैनर पर जो उन्हें दिखा, उस नजारे ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। स्क्रीन पर कुछ अजीब तरंगे आ रही थी, मानो कोई बाहरी शक्ति काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। और तभी एक भयंकर रोशनी के साथ आकाश में एक विशाल एलियन युद्धपोत प्रकट हुआ। यह कोई मानव जहाज नहीं था, यह किसी और ग्रह का था, किसी और ही सभ्यता का। ग्रह के एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो एजिट्रॉन्स हैं। एजिट्रॉन्स एक और उन्नत एलियन सभ्यता, जिन्होंने भी वही रहस्यमय सिग्नल पकड़ा था। लेकिन वे यहां इंसानों की मदद करने नहीं, बल्कि समुद्री दैत्यों का साथ देने आए थे। और इसलिए उनका एक कमांडर आगे बढ़ा और उसने इंसानों को धमकी देते हुए कहा, तुमने हमारे मित्रों पर हमला किया, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये देख एलियन ह्यूमंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस अनजान खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब यह युद्ध 2 वर्सेस 2 हो चुका था। इंसान और ग्रह के मूल निवासी बनाम समुद्री दैत्य और एजिट्रॉन्स। एजिट्रॉन्स ने अपनी एंटी ग्रेविटी तकनीक से अपने जहाजों को महासागर के ऊपर तैनात कर दिया, और चूंकि इंसानों ने पहले कभी एजिट्रॉन से मुकाबला नहीं किया था और उनकी हथियार तकनीकी बहुत उन्नत थी, इसलिए अब वो इस युद्ध में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऊपर से एजिट्रॉन्स ने इस हाइपर बीम गन से हमला करना शुरू कर दिया था। इंसानों के एक्सोसूट्स और प्लाज्मा कैनन्स प्रभावी थे, लेकिन एजिट्रॉन्स के पास एक स्मार्ट ड्रोन आर्मी थी जो अपने लक्ष्यों को ट्रैक करके हमला कर सकती थी।
जिस वजह से यहां पर ना चाहते हुए एलियंस ह्यूमंस को अपने पांव पीछे करने पड़े। कैप्टन ने अपनी बची हुई खुची सेना को हथियार डालकर वापस लौट जाने का आदेश दिया और किसी तरह वो बचते बचाते वहां से बाहर निकले। हालांकि इस पूरे युद्ध में उनके 1000 सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और ऐसा लग रहा था मानो उनकी यह कुर्बानी जाया चली गई हो। पर क्या सच में ऐसा था? क्या यही इस युद्ध का अंत था या फिर यह एक नई सिरे से और भी भयानक युद्ध की शुरुआत थी? सवाल अब यह था कि क्या इंसान इस युद्ध को कभी जीत पाएंगे? आखिर एजिट्रॉन्स का असली मकसद क्या था? वो आखिर उन बीस्ट की मदद क्यों कर रहे थे? इसके पीछे आखिर कौन सा गहरा रहस्य छिपा था? अभी इन सवालों के जवाब बाकी थे और साथ ही बाकी थी एक और चीज, और वो थी एक और भी शक्तिशाली पलटवार।